सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने स्तरों पर ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोगों ने जो विषय चुना है वह बृहत पराशर होरा शास्त्र के अथ कारकांश फलमाह हम लोग आज की कक्षा में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसी पुस्तक के पूर्व की कक्षाओं में यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है कि किस ग्रह के कौन कौन से कारकत्व होते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। और जैमिनी ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों का कारकत्व आत्मकारक, अमात्य कारक, भ्रातृकारक, मातृकारक, पितृकारक, ज्ञाति कारक और दारा कारक, इसके बारे में भी हम लोगों ने जानने समझने का प्रयास किया है। आज की कक्षा में हम लोग कारकांश फलमाह पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक दो श्लोक के भावार्थ को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग एक कुंडली पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब कुंडली पर समझ लेंगे फिर हम लोग दोबारा इसको पुस्तक के सहारे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि अब मैं कारकांश के स्वामी ग्रहों के फल को कह रहा हूं, जिसके संबंध मात्र से योग का फल प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट यह होता है कि जो हम फलादेश करने वाले जो प्रश्न है उससे संबंधित क्या योग है नहीं है। यदि हम कारकांश समझ जाते हैं तो फलादेश बहुत ही सरल हो जाता है। इसलिए हम सबों को कारकांश समझना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा जा रहा है आत्मकारकांश कुंडली में नवमांश के अधिपति जिस राशि में हो उसके अनुसार फल होता है। अब हम लोग बस यहीं तक इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोग किसी भी कुंडली पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हमने आज की समूह में भी हमने एक कुंडली बना करके अपने से शेयर किया है, तो हम उसी कुंडली पर समझने का प्रयास करेंगे कि यह है क्या पहले। तो आइए चलते हैं, हम लोग कुंडली पर चलते हैं। तो इस पुस्तक को यहाँ से हटाते हैं, व्हाइट बोर्ड हम लोग शेयर करते हैं और आपस में पुनः समझने का प्रयास करते हैं। हमारी आवाज आप लोगों को स्पष्ट सुनाई दे रही है? ठीक है जी गुरु। खूब बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे। यदि किसी सदस्य को हमारी अगर बात जो हो रही है या हम लोग सीख पा रहे हैं, यदि वह बातें समझ में नहीं आती है तो आप लोग पूछेंगे। इस समय अपना माइक खोल करके अवश्य पूछेंगे और अनावश्यक रूप से आप लोग माइक, यदि आवश्यकता न हो तो अपना माइक बंद कर लेंगे। मनसुख रावल जी, कृपया आप अपना माइक बंद कर लें। तो यहाँ पर देखा जाए, हमने इसी कुंडली को समूह में भी शेयर किया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कारकांश कुंडली कैसे बनाएं, स्वांश कुंडली कैसे बनाएं। जब तक हम लोग कारकांश कुंडली नहीं बनाएंगे, तो क्या इसके फल के बारे में पुस्तक के माध्यम से यदि हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो क्या समझ में आएगा? उतना नहीं आएगा। तो हम लोग कारकांश कुंडली कैसे बनाएं? तो नवमांश कुंडली या लग्न कुंडली के बारे में आप लोग पूर्व से जानते हैं। क्या आप लोगों में से ऐसा कोई व्यक्ति है जो लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली के बारे में न जानता हो? तो कृपया माइक खोल के बोले कि नवमांश कुंडली के बारे में हम नहीं जानते। यदि सभी सदस्य जानते हैं तो कृपया हैंड राइज करके अपनी सहमति दें कि हाँ हम जानता, कि हमें लगे कि हाँ आप सबों को आता है। राजेश मिश्रा जी, आप बोले, क्या आप नवमांश कुंडली के बारे में आपको कुछ ज्ञान है ना? जी ना, नवमांश हम नहीं जानते। तो नहीं जानते तो शुरू से ही तो जब पुस्तक चल रही थी तो उसी समय में आपको समझना चाहिए कि नवमांश कुंडली कैसे बनती है, क्या है नहीं है। चलिए, नवमांश कुंडली होता क्या है? तो आप कोई भी ऐप से जब कुंडली जनरेट करते हैं वहां पर नवमांश कुंडली बनी हुई होती है, और आप जब भी क्लास में शामिल हो और नवमांश कुंडली के बारे में जब भी चर्चा हो तो वहां पे विशेष रूप से ध्यान से सुने, अपने आप धीरे धीरे स्पष्ट समझ में आता चला जाएगा। यहाँ पर आपके आज के लिए हम इतना ही सिर्फ कह पाएंगे
कि नवमांश कुंडली अब यहीं पे लग्न को देखे 26-35 अंशों का है, एक लग्न 30 अंशों का होता है और नवमांश का मान 3-20 अंश होता है। 3-20 में 3 से गुना करे तेने पर 10 अंश हो जाता है, यानी कि 20 अंश तक 6 नवमांश व्यतीत हो जाते हैं। 7वां नवमांश 20 अंशों से लेकर 23-20 तक होता है। 8वां नवमांश 23-20 से 26-40 तक होता है और 9वां नवमांश 26-40 से 30 अंशों तक का होता है। नवमांश का मतलब ये हुआ कि लग्न कितने देर का है। एक लग्न लगभग 2 घंटे का होता है। जी एक लग्न गुरुदेव। लगभग कितने देर का, एक लग्न लगभग कितने देर का होता है, इतना मालूम है आपको? 2 घंटे। 2 घंटे आसपास। ये राजेश मिश्रा जी बोले एक लग्न लगभग कितने देर का होता है औसतन? 1.5 घंटा का। 2 घंटे के आसपास का होता है एक लग्न। जी 2 घंटे के आसपास का लग्न होता है। अच्छा, अगर आप 1.5 घंटे ही मानते हैं, 1.5 घंटे से थोड़ा अधिक का भी होता है, कोई लग्न 2 घंटे से भी अधिक का होता है, वह तो लग्न का है। तो लग्न का यह 2 घंटा हमेशा एक जैसे तो नहीं होता ना, जी ना। उसमें बीच बीच में समय बदलते रहते हैं। तो उसके 9 भाग किए गए हैं, एक लग्न को 9 भाग किया गया। 9 भाग किए गए हैं। उसी 9 भाग का एक भाग नवमांश कुंडली कहा जाता है। उस 9 भाग के किस भाग में जातक का जन्म हुआ। तो इस उदाहरण कुंडली जो बनी हुई है, तो मान लिया कि यहाँ पर यह 30 हो गया, यहाँ पर 0 अंश हुआ, अब यहाँ पर 3-20 तक यह हो गया, फिर यह 6-40 तक हो गया, यह 10 अंशों तक हो गया, यह 13-20 तक हुआ, यह 16-40 तक हुआ, यह 20 अंशों तक हुआ, यह 23-40 अंशों तक हुआ, पर 23-20 अंशों तक का, यह 26-40 अंशों तक का हुआ और यहाँ तक यह 30 अंश का हुआ। अब किसी जातक का जन्म अगर यहाँ 0 से 3-20 के भीतर होगा तो यहाँ पर होगा, तो इसके तो गुण अलग हो गए ना। लग्न क्या है, उसको एक महल समझिए। लग्न क्या है, एक आलीशान भवन है। जी लग्न जो है आलीशान भवन है। और पूरे लग्न कुंडली को पूरा ब्रह्मांड माने, या आप अपना देश मान ले, या आप अपना गांव माने, अपना टोला माने, अपना समाज माने, अपना मोहल्ला माने, पूरा कुंडली यह एक मोहल्ला हो गया, यह ब्रह्मांड हो गया। उसमें एक भाव जो है एक घर हो गया। भाव एक घर हो गया। घर में कई कमरे होते हैं ना, जी जी तो उसी में अब 9 कमरा इसमें हो गया था, एक कमरा यह हो गया था। लग्न आपका कहाँ पे है, तो यहाँ पर है 26-35, यहाँ पर लग्न है, तो यहाँ 8वां कमरा में हो गया ना। तब एक वो घरवा में अब मान लीजिए कि 10 गो कमरा है, जी 9 गो कमरा है, तो किसी कमरा में अलग प्रकार के सजावट है, किसी कमरा में अलग प्रकार के सजावट है, किसी कमरा में अलग प्रकार का बल्ब है, किसी प्रकार में अलग प्रकार का बल्ब है, किसी कमरा में कोई काम होता है, किसी कमरा में कोई काम होता है कि नहीं होता है? जी जी होता। तो लग्न के मान बदल, तो यह इसी को कहते हैं नवमांश कुंडली। तो लग्न यहाँ पर है, तो इस लग्न के अनुसार से यह नवमांश कुंडली बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवमांश के लिए संक्षिप्त प्रारंभिक जानकारी इतना काफी है, फिर इसके बाद में आप समूह में लिखेंगे कि नवमांश कुंडली कैसे बनाते हैं, क्या होता है नहीं होता है। और यह जो है एक दिन की विषय वस्तु नहीं है कि हम एक दिन में इसको समझ ले। नवमांश कुंडली समझने के लिए महीनों लग जाते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि लग्न कुंडली है, यहाँ पर नवमांश कुंडली है, इसके बारे में आप सबों को पूर्व से ज्ञात है। अच्छा, इससे पूर्व में कर्कांश कुंडली बनाने के लिए जो भी प्रमुख यहाँ पर तथ्य होने चाहिए हमने यहाँ पर लिखा है। सभी ग्रहों का मान, सभी ग्रहों का मान हमने लिखा है। तो कर्कांश कुंडली बनाने के लिए आत्मकारक ग्रह को पहचानना होता है। आत्मकारक ग्रह कौन होता है, तो जिसका अंशात्मक मान सबसे ज्यादा होता है वह आत्मकारक ग्रह कहा जाता है। इस उदाहरण कुंडली में सबसे अधिक अंशात्मक मान किसका है, शुक्रदेव का है।
सबसे अधिक अंशात्मक मान शुक्रदेव का है। शुक्रदेव। शुक्रदेव का है। कर्कांश कुंडली दो प्रकार से होती है, एक कर्कांश कुंडली होती है और दूसरा स्वांश कुंडली होता है। हम लोग दोनों कुंडली के बारे में जान लेंगे। अब बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। तो अब जो आत्मकारक ग्रह होता है, हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में इसी पुस्तक के सहारे यह पढ़ा था कि जैमिनी ज्योतिष के अनुसार 7 प्रकार के चर कारक होते हैं, जिसमें सबसे अधिक जिसका अंश होता है वह आत्मकारक ग्रह कहलाता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? यह लग्न का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी कुंडली होती है, यानी कि व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आत्मकारक ग्रह किसका प्रतिनिधित्व करता है? लग्न का। लग्न का प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहां पर देखा जाए, जो सबसे अधिक अंशात्मक मान में है वह आत्मकारक हो गया, थोड़ा हम रिवीजन भी कर ले। दूसरे इससे जो कम होता है, इससे अब इसको हम हटा लें तो अब सबसे बड़ा जो रह जाएगा 28 यानी कि दूसरे नंबर पर। तो जो दूसरे नंबर पर है उसे अमात्य कारक कहते हैं या धन कारक कहते हैं। अमात्य कारक या धन कारक कहते हैं। अब तीसरे, अब इसको भी यदि हटा दिया जाए तो अब जो सबसे बड़ा रह जाएगा अंशात्मक मान से, यानी कि तीसरे नंबर पर, वह भ्रातृ कारक होता है। यह जो अमात्य कारक धन कारक है, यह दूसरे भाव का प्रतिनिधित्व करता है। भ्रातृ कारक तीसरे भाव का प्रतिनिधित्व करता है। अब यदि इसको हटा दिया जाए तो अब जो सबसे बड़ा है वह 1659 चंद्रमा का हुआ, यह मातृ कारक हुआ। यह चौथे भाव का प्रतिनिधित्व करता है। अब इससे जो कम होगा हटा दिया गया, तो इससे कम यानी कि जो अब जो सबसे बड़ा बच गया वह 5वें नंबर का हो गया। यह क्या हुआ? यह पितृकारक हो गया या पुत्र कारक हो गया। यह 5वें भाव का प्रतिनिधित्व करता है। अब जो 6ठे नंबर का हुआ, यानी कि अब इसको भी हटा दिया जाए तो अब 2 ग्रह शेष बच गए, गुरु एवं शनि। अब इनमें जो दोनों में जो बड़ा है वह ज्ञाति कारक हो गया है। यह 6ठे भाव का प्रतिनिधित्व करता है। अब जो अब सबसे अंशात्मक मान कम हो रह गया वह हो गया दारा कारक। यह पत्नी का या जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है। यह आप लोग जब एस्ट्रोसेज कुंडली, आज हम अब क्लास के अंत में आप लोग बने रहे, हम शेयर करेंगे, आप सबको दिखलाएंगे कि ऐप से जब हम लोग कुंडली जनरेट करते हैं तो यह कुंडली कहाँ देखने को मिल सकती है। कुछ हम लोग वहां से भी समझें। तो अब इस कुंडली में आत्मकारक ग्रह यानी कि सबसे अधिक अंशों वाला ग्रह, पुनः हम लोग ये कर लें कि सबसे अधिक अंश के ग्रह को आत्मकारक ग्रह कहा जाता है। तो सबसे अधिक अंश का ग्रह इसमें कौन हो गए? शुक्रदेव हुए ना जी जी। तो शुक्रदेव को नवमांश कुंडली में देखेंगे। कहाँ देखेंगे? नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली में किस राशि में है? हो गया। अब यहां पर शुक्रदेव नवमांश कुंडली में 3 नंबर की राशि में है। तो नवमांश कुंडली में यदि यह 3 नंबर की राशि में है तो कारकांश कुंडली का लग्न कौन हो जाएगा? 3 नंबर हो गया। अब शेष राशि को जिस प्रकार लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज लिख लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 हो गया। जी। अब क्या करना है? यहां तक हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले लग्न कुंडली देखेंगे। लग्न कुंडली देखने के बाद में सबसे अधिक अंश का कौन सा ग्रह है उसको देख लेंगे। यहां तक तो पहचानने में किसी को समस्या नहीं होगी। नहीं होगी। जो सबसे अधिक अंश का ग्रह है उसको नवमांश कुंडली में देख लेंगे कहाँ है। वह जिस राशि में है कर्कांश कुंडली के लिए उसी राशि को लग्न बना लेंगे। अब शेष जितने ग्रह हैं, शेष जितने ग्रह हैं, इस सभी ग्रहों को क्या करेंगे?
जैसे है वैसे लिख देंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे। लिख देंगे। तो अब यहाँ पर मंगलदेव किस राशि में है? सिंह राशि। तो मंगलदेव को सिंह राशि में लिख देंगे। आप लोग अपने अपने कुंडली पर बनाइए। इसी कायदा को समझते हुए आप लोग अपने अपने कॉपी पे अपनी बनाइए। तो मंगलदेव हम यहां लिख दे रहे हैं। इस कुंडली के आधार पर आप लोग अपने अपने कुंडली को देखें कि आपका ज्ञाति कारक कौन है, सबसे अधिक अंश वाला कौन सा ग्रह है। हमने समूह में लिख दिया था कि इसी प्रकार से आप लोग अपना अपना कुंडली बनाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद में मंगलदेव लिख लिया। अब शनिदेव कहाँ है इस कुंडली में, लग्न कुंडली में? तुला राशि। तुला राशि में है, तो तुला राशि में शनि को लिख देंगे। वृश्चिक राशि में कौन है? राहु देव, लिख देंगे। धनु राशि में कोई ग्रह नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। मकर राशि में कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य एवं बुध है, तो सूर्य एवं बुध लिख देंगे। कुंभ राशि में शुक्र देव है, तो हम कुंभ राशि में ही शुक्र को लिखेंगे। एक नंबर की राशि यानी कि मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को लिख देंगे। फिर इसके बाद में 2 नंबर की राशि में यानी कि वृषभ राशि में चंद्रमा केतु है, तो चंद्रमा केतु लिख। मिथुन में कर्क में कोई नहीं है, मिथुन में कर्क में तो हो गया। यह क्या हुआ? कर्कांश कुंडली आपकी बन गई। क्या हुआ यह? अब आप लोग हमें यह बतलाएं कि क्या आप सबों को कर्कांश कुंडली बनाने में कोई समस्या तो नहीं रहा है या है? जी नहीं। नहीं। यदि हो तो आप लोग हमें कहें, हम पुनः उस पर और विवेचना करेंगे। समझ आ गया गुरुजी। आगे बढ़े। जी गुरुजी। गुरुजी इसका लग्न कैसे बना है, मिथुन कैसे आया? हमने यह कहा कि यह कारकांश कुंडली बनाने के लिए लग्न कुंडली में आपके जो ग्रह सबसे अधिक अंश के हों उसको पहचाने। इस उदाहरण कुंडली में सूर्य देव का अंशात्मक मान सबसे अधिक है। तो आपके कुंडली के जिस ग्रह का अंशात्मक मान सबसे अधिक हो उस ग्रह को पहचान लेना है। पहला पॉइंट। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी। दूसरा इसका पॉइंट है कि जो सबसे अधिक जिस ग्रह का अंशात्मक मान है उसको नवमांश कुंडली में देखें कि कहाँ है। तो इस उदाहरण कुंडली में शुक्रदेव है, तो यह मिथुन राशि में है। तो सबसे अधिक, अब तीसरा पॉइंट जब पहचान लिए तब इस पॉइंट, तो सबसे अधिक अंशों वाला ग्रह नवमांश कुंडली में जिस राशि में होता है वही राशि कारकांश कुंडली की लग्न राशि इसका लग्न बनता है जी। लग्न। अब तो आपको स्पष्ट हो गया। देखना मतलब। हाँ जी। अब तो स्पष्ट हो गया। अब स्वांश कुंडली कैसे बनाए? तो स्वांश कुंडली बनाने के लिए भी लग्न वहीं रहता है, लग्न वहीं रहता है। यही 3 नंबर का जो लग्न है, स्वांश का मतलब क्या हुआ? स्व अंश में। तो स्व अंश किसे कहा जाता है? यदि कोई ग्रह नवमांश में जिस राशि में होता है उसका अंश वह कहा जाता है, तो उसको स्वांश कुंडली कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि इसका भी लग्न की राशि कौन सी होगी? यही 3 नंबर की ही राशि होगी, यानी कि कर्कांश लग्न कुंडली एवं स्वांश कुंडली दोनों का लग्न सदैव एक ही रहता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 12 1 2 हो गया। अब पुनः हम लोग इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, स्वांश कुंडली में बहुत आसान है। नौमांश कुंडली को ही हम लोग यहाँ पर सेम टू सेम लिख देते हैं। अब यहाँ 3 नंबर की जो राशि है, 3 नंबर की राशि में जितने ग्रह हैं वो सभी ग्रह को नौमांश कुंडली को हम लोग लिख देंगे यहीं पे, हो गया। अब 3 नंबर की राशि में नौमांश कुंडली में कौन कौन ग्रह है? तो चंद्रमा केतु सूर्य गुरु लिखेंगे, चंद्रमा गुरु शुक्र केतु एवं सूर्य भी है, हो गया। कर्क राशि में कोई नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सिंह राशि में कोई नहीं है तो नहीं लिखेंगे, कन्या राशि में कोई नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तुला राशि में कोई नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब वृश्चिक राशि में शनिदेव है तो वृश्चिक राशि में शनिदेव, धनु राशि में राहु मंगल है तो धनु राशि में राहु मंगल लिख देंगे। मकर राशि में कोई नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 11 नंबर की राशि यानी कि कुंभ राशि में कोई नहीं लिखेंगे, मीन राशि में नहीं लिखेंगे, मेष राशि में कोई नहीं लिखेंगे। अब वृषभ राशि में बुधदेव है, बुधदेव लिख देंगे, हो गया। स्वांश कुंडली बन गई। तो इसे कितने विद्वान लोग कारकांश कुंडली कहते हैं या कारकांश चक्र कहते हैं, कितने विद्वान इसे स्वांश कुंडली कहेंगे या कितने स्वांश चक्र भी कह सकते हैं। तो अब हम आशा करते हैं कि यदि आपको लग्न कुंडली है, नौमांश कुंडली है, तो आप लोगों को अब कारकांश कुंडली या स्वांश कुंडली बनाने में कहीं से कोई दिक्कत जी नहीं गुरु। या कहीं से कोई समस्या होगी? नहीं गुरु जी। गुरु जी, तो कारकांश में तो मिथुन लग्न है, पर गुरु तो दूसरे 8 राशि में लिखे हैं, वृश्चिक राशि में, कारकांश कुंडली में, वो समझ में नहीं आया। तो यहाँ कारकांश कुंडली में फिर बतवा पूरा समझ सुनना चाहिए ना, ध्यान इधर से उधर ना करें। तो कारकांश कुंडली लग्न कुंडली को आधार मान के बनाया जाता है। तो लग्न कुंडली में 1 नंबर की राशि में गुरुदेव है, कि मेष राशि में, इसलिए हमने यहाँ पर मेष राशि में लिखा। अच्छा, केवल लग्न की राशि आत्मकारक ग्रह के अंश का राशि हो जाता है और शेष ग्रह लग्न कुंडली के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। यह कारकांश कुंडली हो गया। और यहाँ जो है सबसे अधिक अंशों वाला जो ग्रह है वह ग्रह नौमांश कुंडली में जहाँ होता है उसको लग्न मान लिए, और शेष ग्रह नौमांश कुंडली के जिस जिस राशि में है उसी राशि में लिखते हैं। यह स्वांश कुंडली है। अब बात कोई किसी को दिक्कत नहीं है जी, मतलब कारकांश में लग्न कुंडली को देख के लिखते हैं जी। हाँ, और स्वांश में नौमांश कुंडली के जैसे। हाँ ठीक। अब यहाँ से स्पष्ट हुआ? हाँ जी, हाँ हो गया। अब इसके बाद में इसकी फलादेश में उपयोगिता क्या है, हम लोग पुस्तक को कल पढ़ेंगे। आज कुछ हम लोग इसी पर पढ़ लेते हैं। हम आप लोगों को एक कुंडली दिखलाते हैं। हम आप लोगों को पहले एक कुंडली दिखलाते हैं, इसको हटाइए। यहां पर देखा जाए कि आज के जमाने में गणित की कहीं से कोई आवश्यकता ही नहीं है। सॉफ्टवेयर ने इन सभी चीजों को आसान कर दिया है। यह पेज नंबर 23 पर है। यहाँ पर देखें, पेज नंबर 23 पे कारकांश कुंडली और स्वांश कुंडली दोनों ही बना हुआ है। आप लोग अपने अपने कुंडली के अनुसार से कारकांश कुंडली और नौमांश कुंडली एवं लग्न कुंडली के सहयोग से आप लोग कारकांश कुंडली अपना बनाइएगा और स्वांश कुंडली बनाइएगा, और फिर आप अपनी कुंडली सॉफ्टवेयर से जनरेट किए हुए हैं नहीं है तो जनरेट करके इसके पीडीएफ में देखिएगा कि कारकांश और स्वांश कुंडली सेम टू सेम बन रहा है कि नहीं। जब हम लोग ऐप से कुंडली जनरेट करते हैं तो हम लोग का कर्तव्य भी बनता है कि कुंडली में जितने पेज है जो भी है हल्का फल्का सभी को सभी विषय वस्तु समझ में आने चाहिए और किसी एक विषय वस्तु पर गूढ़ता से आनी चाहिए।
कभी कभी ऐसा होता है कि समस्याएं तो आती है, लेकिन किसी एक कायदे से वह पूरा परेख में नहीं आता या नहीं समझ में आता, तो दूसरे कायदे का भी इस्तेमाल करना चाहिए। पड़ता है। अब हम लोग पुनः आते हैं उसी कुंडली पर। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने अपनी अपनी कारकांश कुंडली बनाया है या नहीं बनाया है? यदि नहीं बनाया है तो बनाएं, फिर क्लास आगे बढ़ेगी, क्योंकि फलादेश की कक्षा है, यह गणित की कक्षा नहीं है। फलादेश की कक्षा में साथ के साथ बढ़ा जाता है। यदि आप लोग बना लिए हाँ हैं जी, गुरुजी। बना जिसने जिसने यदि बना लिया है तो अच्छी बात है। तो अब हम लोग चलते हैं पुनः, अब इसको हटाते हैं, पुनः हम लोग व्हाइट बोर्ड पर आते हैं और एक दो सूत्रों पर भी चर्चा कर लेते हैं। फिर हम लोग कल भी पढ़ेंगे, रोज तो पढ़ना ही है, रोज तो हम लोगों को पढ़ना ही है। कारकांश कुंडली का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने यह पढ़ा कि जो आत्मकारक ग्रह होता है, जो ग्रह आत्मकारक होता है, वह हमारे लग्न का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? और लग्न कौन है? हम स्वयं हैं। लग्न कौन है? लग्न हम स्वयं हैं। तो कारकांश कुंडली में एक मिनट मिटाने दीजिए, अब तो दोबारा ये होगा। कारकांश कुंडली से व्यक्ति की अंतरात्मा का उद्देश्य, आध्यात्मिक झुकाव, करियर इत्यादि का विश्लेषण किया जा सकता है। क्योंकि यह जो है, इस कुंडली में शुक्र जो है वह लग्न का प्रतिनिधित्व किया, तो लग्न ही तो व्यक्ति है। कारकांश, क्या आपके कारकांश कुंडली में किसी भी सदस्य के कारकांश कुंडली के लग्न में कोई ग्रह है? यदि आप लोगों ने बनाया है तो देखें कि कारकांश कुंडली के लग्न में कोई ग्रह है या नहीं। गुरुजी शनि है मेरा। गुरुजी मेरा में सूर्य है। सूर्य, एक मिनट, ठीक है। अब मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि यदि आपके कारकांश कुंडली के लग्न में सूर्य हैं, तो आप में नेतृत्व करने की जो क्षमता है वह बहुत ही अच्छी है। यानी कि 10-20 व्यक्ति हो, 5-7 व्यक्ति हो, उसे कैसे काम करवा लिया जाए, मैनेजिंग पावर है, यह काफी है आप में। और दूसरा, यह प्रशासनिक शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। यदि आपके कारकांश कुंडली में सूर्यदेव है तो सरकार से, या केवल एक ही ग्रह को आधार मानकर हम लोग ये नहीं कह सकते कि सरकारी नौकरी ही होगी, लेकिन सरकारी चीजों से लगाव आपको काफी होगा, या नेतृत्व करने की जो लीडिंग पावर जिसे कहते हैं, जो सूर्य देव के अधीन होता है। यानी कि सूर्य देव के जो गुण होते हैं प्रमुख रूप से आप में पाए जाते हैं। क्या जो अभी हमने बातें कही वह आप पर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझ पे तो नहीं हो रहा गुरुजी। तो फिर वह अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, किसी बुरे ग्रहों के प्रभाव में होंगे। इस राशि में है, मिथुन में है। तो मिथुन राशि तो अच्छी राशि है। अच्छा, कोई दूसरा सदस्य बोले।
और मैंने 7वें घर में शनि है तो उससे दृष्ट है। अब तो फिर तो हो गया, काम में समाप्त हो गया ना। जहाँ सूरज उजाला है वहीं शनि तो अंधेरा है ना। हमने तो उजाले के गुण धर्मों को लेके बोला है ना। अच्छा, और कोई अन्य सदस्य? गुरुजी मगज में शनि है। एक आदमी बोलिए ना। हाँ गुरुजी शनि सॉरी मीन राशि का लगन है कारकांश और वहां पे सूर्य है, चंद्रमा से दृष्ट है। तो अच्छी बात है। तो एक जो होगा लीडिंग पावर, यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता, निर्देशन की क्षमता, जो सूर्य देव के कम से कम जो गुण धर्म जो होते हैं वह आप में क्या पाए जाते हैं? अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुछ भी कर लेना इत्यादि ढेर सारी बातें। अब आप तो कम से कम समझ सकती हैं कि सूर्य देव का कारकत्व क्या है। तो जो सूर्य देव का कारकत्व है, क्या आप में वह ज्यादा पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? गुरुजी ये तो पब्लिक बताएगी, लेकिन हाँ कोशिश रहती है। तो फिर जब कोशिश है तो आप में वह रुझान है तभी तो। अगर देवगुरु बृहस्पति हो तो व्यक्ति को दार्शनिक बनाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कारकांश कुंडली के लग्न में जो ग्रह होता है उस ग्रह के गुण धर्मों के आधार के प्रति हमारा झुकाव कुछ ज्यादा ही होता है, या उस गुण धर्मों के आलोक में हम कुछ करते हैं तो थोड़ा सा बढ़ता है। इसी सूत्र को हम लोग दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि आत्मकारक ग्रह, यानी कि आप यहाँ पर देखें, हम लोग इसी सूत्र को लग्न कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आपके लग्न कुंडली का वह ग्रह जिसका अंशात्मक मान सबसे अधिक हो, वह नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा हुआ हो, वह राशि, उस राशि में लग्न कुंडली में जो ग्रह होता है उसके अनुरूप या उस क्षेत्र में व्यक्ति का विशेष लगाव होता है। यदि शनि होंगे तो व्यक्ति में कर्तव्यशीलता काफी पाई जाएगी। यदि शुक्र होंगे तो विलासिता ज्यादा पाई जाएगी। शुभ युक्त हो या शुभ दृष्ट हो तो इन चीजों में और अधिक बल मिल जाता है। कारकांश कुंडली अमात्य कारक, कारकांश कुंडली में, अब यहां पर देखिए, अब कारकांश कुंडली में यहां पर है, अब कारकांश कुंडली में अमात्य कारक ग्रह, अमात्य कारक ग्रह कौन? तो जो दूसरे नंबर पर है, यानी कि अंशात्मक मान में सबसे बड़े से जो थोड़ा कम है, वह जिस भाव में होता है, जिस भाव में होता है उसके अनुरूप कार्य व्यक्ति करता है तो सहज ही उसे धन की प्राप्ति भी होती है, यानी कि कार्यों में ज्यादा समस्या नहीं आती। अब इस कुंडली में अमात्य ग्रह, कारक ग्रह मंगल देव है। मंगल देव कारकांश कुंडली के तीसरे भाव में है। व्यक्ति संचार से संबंधित अगर कोई काम करता है तो सहज ही उसमें उसको लाभ प्राप्त होगा और ज्यादा समस्याएं नहीं आएगी। कहने का मतलब कारकांश कुंडली में अमात्य कारक ग्रह जिस भाव में होता है उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति कम प्रयास में ही सफलता प्राप्त कर लेता है। हम लोग आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। आप सभी इतने ही सूत्रों को आप लोग अपने अपने कुंडली पर लगाएंगे और देखेंगे कि हम लोगों ने क्या सीखा। यदि वह सूत्र लग रहा है तो अच्छी बात है, यदि सूत्र नहीं लग रहा है तो आप लोग अपनी कुंडली को बना करके समूह में प्रेषित करेंगे और लिखेंगे कि जो सूत्र हम लोगों ने कल की कक्षा में पढ़ा वह हमारे कुंडली पर बिल्कुल लागू नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है, यही क्यों नहीं हो रही है समझने के लिए तो हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, ताकि
यही क्यों नहीं लागू हो रहे? यदि इन तथ्यों की जानकारी हम सबों की होगी तभी तो हम फलादेश करेंगे, तो फलादेश में निपुणता आएगा। यदि फलादेश में निपुणता ही नहीं तो फिर ज्योतिष विद्या सीख कर क्या करेंगे? तो आशा करते हैं कि आज की सभी विषय वस्तु आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि न भी समझ में आया हो तो समूह में लिखेंगे, दोबारा वीडियो आप लोग देखेंगे, फिर वहां से हम लोग सब ग्रह की डिग्री देखेंगे, जैसे आत्मकारक